नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तो जेएसएससी के द्वारा ये सूचना भी दे दिया गया है कि सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है वो 14 और 15 अक्टूबर को होने वाला है। अर्थात आपके पास केवल और केवल अब 90 दिन बचे हुए हैं। इन 90 दिनों में यदि सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। और अब चीज़ों को रिवाइज करने का समय आ गया है, क्योंकि रिविजन ही वो एक माध्यम है जिसके सहायता से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे झारखंड का रिविजन सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, वो भी माइंड मैप के थ्रू। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वो आपको बताया जा रहा है। आपको करना भी यही चाहिए, डिटेल में पढ़िए, उसका समरी बनाइए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, सीधे टेस्ट सीरीज बनाने लग जाते हैं और टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जिसको हम बना नहीं पाते हैं और उसके बाद हम डरने लगते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा लूज होने लग जाता है। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। पहले क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बैंक से आपको आइडिया आ जाएगा कि आयोग किस तरह के प्रश्न पूछ सकती है और इसके बाद जो है आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज की तरफ स्विच कर सकते हैं। और नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे लूज होते जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं झारखंड का जो रिवीजन है वो है। 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं पांचों वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। और हम लोग यहाँ पे छठा वीडियो में देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों के चैनल में बहुत सारा ऐसा प्लेलिस्ट है जो कि आपको सीक्वेंस वाइज वहाँ पे सभी टॉपिक को क्लियर किया गया है। कोई भी टॉपिक हम लोग सीक्वेंस वाइज ही बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पे लगभग 300 से लेके आपका लगभग 350 प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको सॉल्व करवाया गया है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर जो क्वेश्चन बैंक आपको चैप्टर वाइज है वो भी करवाएगा और इस तरह से लगभग 720 यानी 700 प्लस प्रश्न यहाँ पे करवाए गए। आप उसे जाइए और देख सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री का पूरा वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। साइंस का एमसीक्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए कि कोई भी टॉपिक अगर आपका छूटा हुआ है और हमारे प्लेलिस्ट में है तो उसे आप जाके देखिए, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देर ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं झारखंड का रिवीजन। जैसा कि इस वीडियो में कहा गया है ये एक रिवीजन वीडियो है, तो उम्मीद किया जाता है कि थोड़ा बहुत आप लोग जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार इसको देखने के बाद जो भी किताब आपके पास डिटेल में दिया गया है उस किताब को आप जरूर पढ़िए, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगे। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो भी टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपका मुंडा राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय राजवंश के बारे में पढ़े थे कि उनका संपर्क झारखंड के साथ कैसा रहा था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश, यानी कि झारखंड में कौन कौन से यहाँ पे राजवंश यहाँ पे बनाए गए थे। तो झारखंड में स्थापित सबसे पहला राजवंश था वो मुंडाओं के द्वारा था। मुंडा का नेतृत्व में, ऋषा मुंडा के नेतृत्व में यहाँ मुंडा जो है आए और सुतिया में, जो कि पिठोरिया रांची के आसपास यहाँ पे पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे वो लोग ठहरते हैं और ठहरने के बाद अपना राजपाट का स्थापना करते हैं और इस तरह से अपना राज्य का नाम यहाँ पे ऋषा मुंडा के द्वारा सुतिया नागखंड रखा जाता है। और इनके प्रथम राजा जो बनाए जाते हैं वो सुतिया पहान थे। तो पूछा जाएगा सबसे प्रथम राजवंश झारखंड का कौन है, तो मुंडा राजवंश, उसके प्रथम शासक कौन थे, तो सुतिया पहान थे। उसके बाद बहुत सारे राजाओं का हमको जानकारी नहीं मिल पाता क्योंकि कोई लिखित स्रोत ये लोग छोड़ के नहीं गए थे। तो इस तरह से अंतिम राजा के बारे में हमको पता चलता है जिनका नाम था मदरा मुंडा। तो आपको याद रखना है कि ऋषा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा यहाँ पे आए। प्रथम राजा जो थे सुतिया पहान थे और अंतिम राजा जो थे वो मदरा मुंडा थे। अब हम लोग देखते हैं जो सुतिया पहान थे या मुंडाओं का जो सुतिया नागखंड था उसमें कितने गढ़ और कितने प्रशासन है। तो आपको दिख रहा होगा 7 गढ़ और 21 परगना। तो इस तरह से जैसे हम लोग देश को प्रशासनिक इकाई में अगर बांटना हो तो राज्य और जिला में बांटते हैं, उसी तरह से ये गढ़ और परगना में ये बांटे हुए थे। और इस तरह से इनके 7 परगना थे। आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा ऐसा गढ़ है जो कि सुतिया नागखंड के अंतर्गत आता था या नहीं आता था। मतलब 3 ऑप्शन आपको हो सकता है इन 7 गढ़ में से दिया जाएगा और एक ऑप्शन इनके से हट के दिया जाएगा। तो लोहागढ़ जो है लोहरदगा से संबंधित है, हजारीबाग है, पालनगढ़ जो कि पलामू से संबंधित है, मानगढ़ जो कि मानभूम से संबंधित है और सिंहगढ़ जो कि सिंहभूम से संबंधित है। सरगुजा का सुरमुगगढ़ और किशलगढ़ है। ये सरगुजा आपका छत्तीसगढ़ की ओर पड़ता है, छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड के पश्चिम में है, वहां पे सरगुजा पड़ता है। बाद में यहाँ पे रक्षेलो का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अधिकार क्षेत्र आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मैप में भी आप थोड़ा बहुत देखने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे मुंडाओं का राजवंश लगभग पूरे झारखंड में फैला हुआ था। तो जैसा कि बताया गया मुंडाओं के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं मिलता है क्योंकि वो कोई लिखित स्रोत छोड़ के नहीं जाते हैं और इसीलिए
हम लोगों को इसके जो अंतिम राजा है मदरा मुंडा, उसके बाद का जो नागवंश है उसके बारे में जानकारी हमको मिलता है। तो नागवंश के बारे में यहाँ पे कहा जाता है, नागवंश का संस्थापक जो थे वो फनी मुकुट राय थे, और ये पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो सबसे पहला चीज याद रखना है, नागवंश जो कि छोटा नागपुर का ये नागवंश राज था, तो इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के बारे में जो लोक कथा बताया गया, या जो दर्पनाथ शाह थे वो अपना जब कुर्सीनामा देते हैं अंग्रेज जैकब कैमक को, तब वो बताते हैं फनी मुकुट राय का कहानी की हम लोगों का नागवंश कितना पुराना है। और उस समय यहाँ पे पता चलता है, एक कहानी या लोक कथा यहाँ पे प्रचलित है, उसके अनुसार पुंडरीक नाग जन्मजय जो यज्ञ होता है जिसमें सभी नाग को का आहुति दिया जाता है, तो वो अपने मृत्यु से बचने के लिए पुंडरीक नाग जो है वो वाराणसी चले जाते हैं, इसको हम लोग काशी के नाम से जानते हैं। तो वाराणसी चले जाते हैं, वहां पे उनका विवाह पार्वती के साथ होता है, और जब वो वापस आते हैं मानव रूप ले लेते हैं, ये जो नाग था वो मानव रूप ले लेते हैं, और उसके बाद पार्वती के साथ इनका विवाह होता है। जब ये वापस जन्मजय यज्ञ समाप्त हो जाता है, तब ये वापस आते हैं झारखंड की ओर, और यही सुत्याम्बे जो इनका राजधानी था, यहाँ पे ये रात को रुकते हैं। फिर जब पार्वती को पता चलता है कि ये वास्तव में एक इंसान नहीं है बल्कि नाग है, और जब ये पता चल जाता है तो पुंडरीक नाग को अब ठीक नहीं लगता है, या एक तरह से कहिए उसका जो राज था वो खुल जाता है। तो पुंडरीक नाग वहीं पे एक तालाब था, वहां पे अपना जान या प्राण त्याग देते हैं, और इसके बाद पार्वती भी अपना प्राण उसी तालाब में त्याग देती है। इस समय उनका एक छोटा बच्चा था जो कि आगे चल के फनी मुकुट राय बनेगा। तो ये फनी मुकुट राय जो है बच्चा था, और ये रो रहा था, इस समय पानी भी आ रहा था। तो जो नाग थे वो तो अपना मानव रूप को त्याग चुके थे, पुंडरीक नाग। अब वो क्या करते हैं, ये तालाब से निकलते हैं, और समुद्र तालाब से निकलने के बाद ये नाग रूप लेके अपना फन से इसको पानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इस तरह से इनका नाम पड़ जाता है फनी मुकुट, यानी इनका जो फन था वही उनका मुकुट बन गया। और इस तरह से मदरा मुंडा का जो मंत्री थे युधिष्ठिर दुबे, उसको वो क्या करते हैं, वहां से उठाते हैं और उठा के मदरा मुंडा को सौंप देते हैं। तब मदरा मुंडा उसका पालन पोषण करेंगे, और उसके बाद जब वो युवा हो जाता है तो अपने पुत्र के साथ वो प्रतियोगिता करवाते हैं, लेकिन उनका पुत्र यहाँ पे हार जाता है, और जो पालन करता या एक तरह से कहिए गोद लिया हुआ बच्चा जो फनी मुकुट राय था वो जीत जाता है। लेकिन फिर भी मदरा मुंडा जो है वो अपने बेटे को राजपाट ना देके, मतलब वो हार गया था तो भी वो दे सकते थे क्योंकि वो उसका पुत्र था, लेकिन फिर भी जो उसको जिसको वो पालते हैं, जो अपना बेटा नहीं था, उसको वो अपना राजवंश देते हैं क्योंकि वो योग्य था। और इस तरह से मुंडा राजवंश से यहाँ पे एक नया राजवंश का स्थापना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नागवंश। तो मुंडाओं ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया, फनी मुकुट राय यानी कि सदान जो कि गैर जनजाति था उसको त्याग देते हैं, और इस तरह से नागवंश का प्रारंभ होता है। तो नागवंश के बारे में जो बेसिक जानकारी है आपको याद रखना है कि संस्थापक फनी मुकुट राय थे, इनका पिता का नाम पुंडरीक नाग था, माता का नाम पार्वती था, इसके पालनकर्ता जो थे मदरा मुंडा जो कि अंतिम मुंडा राजा थे। इसे सदानों का आदि पुरुष कहा जाता है क्योंकि झारखंड में कहा जाता है सबसे प्रथम सदान जो माना जा सकता है वो आपके फनी मुकुट राय, या ये एक तरह से राजा बन जाते हैं, इसीलिए इसको आदि पुरुष का दर्जा दिया जाता है, पुराना पुरुष। इसके राज्यकाल में शासन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चलेगा, जनजातियों को भी अपना शासन व्यवस्था में सम्मिलित करेंगे, और साथ ही साथ अपना जो क्षेत्र है उसका विस्तार करेंगे विवाह के द्वारा, विवाह से भी और युद्ध के माध्यम से भी। और इस तरह से अपना क्षेत्र का विस्तार करते करते ये 66 परगना, जो 21 परगना अभी हम लोग पढ़े थे वो बढ़ा के 66 परगना कर देते हैं। तो इस तरह से अपना जो क्षेत्र का विस्तार करते हैं विवाह के माध्यम से भी करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल दिया है कि पंचेत जो है उसके जो राजघराने हैं उससे इनका विवाह हुआ था, और ये अपना राजधानी सुत्याम्बे को ही बनाते हैं, जो कि पूछा जाएगा नागवंश का प्रथम राजधानी कौन है, सुत्याम्बे, और यहाँ पे एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करते हैं। तो इस तरह से फनी मुकुट राय के बारे में ये जो बेसिक नॉलेज है उसको आप याद रखिएगा, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो राजा आता है, मुकुट राय और मदन राय। इसके बारे में डिटेल हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करके चल सकते हैं। फिर आता है प्रताप राय। प्रताप राय के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात दिया गया है कि ये राजधानी जो है वो सुत्याम्बे से चुटिया ले आते हैं। तो इस तरह से एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे पूछा जाता है आपका राजधानी परिवर्तन, तो सुत्याम्बे से चुटिया कौन ले गया, तो प्रताप राय। अगला राजा जो आता है वो भीमकर्ण। देखिए राय राय अभी टाइटल आ रहा था, अभी आ रहा है कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, कलचुरी राजवंश जो है उसमें एक लक्ष्मी कर्ण कर्ण के राजा थे। वो कर्ण एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही एक तरह से कहिए
बहुत बड़े राजा थे और उसी से प्रभावित होकर यहाँ पे जो कर्ण टाइटल है वो ये लेते हैं और इस तरह से भीम राय की जगह भीम कर्ण पड़ जाता है। इनके राज्यकाल में एक लड़ाई भी हुआ था, बरवा का लड़ाई, जो कि सरगुजा के जो रक्सेल राजा, देखिए रक्सेल तो हम लोग झारखंड में भी पढ़ेंगे, पलामू में था, लेकिन इनका क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा तक भी फैल गया था। तो वहां से इनका लड़ाई होता है और उस लड़ाई में, बरवा की लड़ाई में, उसको वासुदेव का एक मूर्ति मिलता है। बाद में भीमकर्ण जो है अपना राजधानी चुटिया से खुखरा ले आते हैं, क्योंकि 1206 में बख्तियार खिलजी जो है यहाँ से बंगाल की ओर प्रस्थान करते हैं और बंगाल की ओर जब प्रस्थान करेंगे तो चुटिया जो है वो रांची के आसपास आता है। तो रांची के आसपास ये जब गुजरेंगे तो यहाँ पे बहुत तहस नहस या एक तरह से कहिए लड़ाई झगड़ा करते हुए यहाँ पे पार होंगे और इसीलिए इस लड़ाई झगड़ा और तहस नहस से बचने के लिए वो अपना राजधानी जो है बेड़ो की ओर यानी खुखरा में वो ले जाते हैं। तो इस तरह से पूछा जाएगा प्रथम राजधानी कौन था, सुत्याम्बे, उसके बाद राजधानी कहाँ गया, चुटिया, उसके बाद राजधानी कहाँ गया, खुखरा। चुटिया ले जाने वाले प्रताप राय और खुखरा ले जाने वाले भीमकर्ण थे। अब हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट राजा उसके बारे में देखेंगे, राजा गंजघट राय। राजा गंजघट राय जो थे वो 22वें राजा थे और इनके गुरु का नाम था हरिनाथ। इनको क्यों याद रखा जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एक मंदिर है झारखंड में जिसका नाम है महामाया मंदिर। ये हपामुनि गुमला में पड़ता है, तो याद तो रखना ये भी कि महामाया मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है। और इसका निर्माण जो है गंजघट राय के द्वारा, 22वें राजा जो थे उनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। इसका निर्माण काल अगर देखिएगा तो बीपी केसरी या संजय कृष्ण का जो किताब है उसमें 965 ईस्वी दिया गया है, लेकिन तारीख को लेकर आपको ज्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि तारीख जो है स्पष्ट हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए उम्मीद करते हैं तारीख से सवाल पूछा नहीं जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो महामाया मंदिर जो है उसमें एक महाविष्णु भगवान का यहाँ पे मूर्ति को स्थापित करवाया जाएगा और वो कौन करवाएंगे, शिवदास कर्ण। तो इसके गुरु का नाम भी था गुरु द्विज सेनाथ या सेवानाथ। बाद में आते हैं छत्रकर्ण। छत्रकर्ण के काल में यहाँ पे बोलता है वासुदेव की मूर्ति को कुरामे में यहाँ पे प्रतिष्ठापित करवाया गया। देखिए कुरामे में एक मंदिर है, वहां पे वासुदेव का मूर्ति को स्थापित करवाया गया। ये मंदिर अगर आप गए होंगे तब देखेंगे, तो ये कुरामे में है आपका। यहाँ पे ये जो है वासुदेव का मूर्ति को यह स्थापित करवाते हैं आपका छत्रकर्ण। और इसी के काल में चैतन्य महाप्रभु, जो कि एक तरह से कह सकते हैं हरे कृष्ण हरे राम का जो एक यहाँ पे प्रचार हुआ आपका झारखंड में, वो प्रचार करने वाले जो थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। एक वैष्णव संत के तौर पे हम लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। तो जब वो मथुरा जा रहे थे तो यहाँ वो झारखंड से होके गुजरे थे। ये छत्रकर्ण के राय के काल में ही दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं राजधानी परिवर्तन जो है वो पूछा जाता है, इसलिए एक जगह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। राजधानी जो है अभी हम लोग देखें खुखरा ले गया था, अब खुखरा के बाद यहाँ पे अगला जो राजधानी जाएगा वो दोईशा जाएगा, दुर्जन साल के है। ये मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो मध्यकाल में हम लोग देखेंगे दुर्जन साल के बारे में कि क्यों वो दोईशा के ले जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर यदुनाथ साहब पालकोट ले जाते हैं, फिर जगन्नाथ सहदेव पालकोट भैरव ले जाते हैं, प्रताप उदयनाथ सहदेव रातूगढ़ ले जाते हैं। और इस तरह से पूछा जाएगा कि नागवंश का सबसे अंतिम राजधानी कौन था, तो रातूगढ़ था। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है वो छोटा नागपुर के नागवंश के बारे में देख लिए। अब छोटे छोटे राजवंश जो है उसके बारे में भी देख लेते हैं। पलामू में जैसे कि आपको बताया गया रक्षेल राजवंश जिसके साथ युद्ध हुआ था भीमकर्ण का, तो इस तरह से इनका क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ का सरगुजा तरफ भी हो चुका था। तो ये अपने आप को राजपूताना कहते थे, रोहतासगढ़ करते हुए ये पलामू पहुंचे थे। और बाद में चेरो के द्वारा, जो कि अगर चेरो में से एक नाम बहुत अगर आप सुने होंगे, बहुत फेमस राजा का नाम था मेदिनी राय। तो इस तरह से मेदिनी राय जो चेरो वंश का था, उन्हीं चेरो वंश में संस्थापक भगवंत राय होंगे, वही इनको विस्थापित करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग पलामू के रक्षेल वंश के बारे में देख लिए। अब है सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में हमको जानकारी मिलता है कि यहाँ पे देखिए इन लोग का एक पारिवारिक ग्रंथ है जिसको वंश प्रभा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वंश प्रभा लेखन जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो वंश प्रभा लेखन से हम लोग को पता चलता है इनकी दो शाखा थी। एक शाखा का स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में होता है और दूसरा शाखा का स्थापना जो होता है वो 1205 में होता है, यानी 13वीं शताब्दी में। तो इस तरह से संस्थापक जो है प्रथम शाखा के जो थे वो काशीनाथ थे और दूसरे शाखा के जो थे वो दत्त नारायण सिंह थे। इसके बाद काशीराम होते, देखिए यहाँ काशीनाथ है, यहाँ काशीराम है। तो इस तरह से काशीराम के समय इसकी राजधानी जो है वो पोराहाट हो जाती है और अच्युत देवी अपनी एक कुल देवी को यहाँ पे स्थापित करते हैं जो कि पौरी देवी थी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सिंह वंश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए। अब हम लोग देखते हैं धनबाद का मानभूम, और धनबाद में जो शासन करने वाले थे वो राजवंश को हम लोग मानवंश कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल इसके बारे में दिया नहीं है, सवाल भी नहीं पूछता है, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। फिर रामगढ़ है। रामगढ़ के जो संस्थापक थे बागदेव सिंह, ये एक्चुअली जो है नागवंश के अधीन यहाँ पे काम करते थे। बाद में ये जो है कनरपुरा बड़कागढ़ का क्षेत्र, यहाँ पे बड़का गांव का क्षेत्र आते हैं और अपना राज्य खुद स्थापित कर लेते हैं 1368 में। ये याद रखिएगा 1368 में।
बागदेव जो है अपना राजधानी जो है वो सीसिया का बनाते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, बागदेव का मूल राजधानी मतलब प्रथम राजधानी कहाँ था, तो सीसिया था। बाद में उर्दा गया, फिर बादम गया जो कि हेमंत सिंह के द्वारा ले गया गया, रामगढ़ दलेल सिंह के द्वारा स्थापित किया गया, इचाक जो है वो तेज सिंह के द्वारा ले गया गया, और पदवा जो अंतिम राजधानी था वो ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा यहाँ पे ले गया गया। तो इस तरह से राजधानी परिवर्तन जो है वो पूछा जाता है, आपको याद रखना है। खगड़िया राज्य के बारे में दिया गया है, ये हंसराज थे, दक्षिण भारत से आए थे, ऐसा यहाँ पे पढ़ने को हमको मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। हजारीबाग के कुछ क्षेत्र में ये लोग शासन कर रहे थे। पंचेत में अगर हम देखें तो पंचेत का जो संस्थापक है वो राजा का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन काशीपुर जो राजा थे उसी का पुत्र के द्वारा ये किया गया था। एक कहानी भी यहाँ पे भी लोक कथा प्रचलित है कि ये लोग जगन्नाथपुर जा रहे थे, वहीं पे इनका बच्चा जो होता है वो पंचेत के या यहाँ के धनबाद जो एरिया, मानभूम का एरिया जो हम लोग कह रहे हैं, वहाँ पे इनका बच्चा गिर जाता है। उसके बाद वहाँ के लोग इसको पालते पोसते हैं और बाद में वही आगे चल के राजा बनता है। और कपिला, जैसे कि फनी मुकुट राय में सांप उसको बचाते हैं, तो इसी तरह से इसमें एक कपिला गाय जो होती है वो अपना दूध पिलाती है और इस बच्चे को बचाती है। तो इसीलिए इस राजा का जो प्रतीक चिन्ह था राज्य का वो कपिला गाय था, और राजा को हम लोग गोमुखी राजा के नाम से जानते हैं। आगे है ढालभूम का ढाल वंश। इसमें कहा जाता है नरबलि प्रथा प्रचलित था। इसके बारे में आधुनिक भारत में हम लोग, आधुनिक झारखंड में डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ का राजा जो था वो बैकुंठ धवल देव था, और इसी के ऊपर आक्रमण करते हैं, फर्गुसन करते हैं और नरसिंहगढ़ किला में कब्जा कर लेते हैं, और अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश जो है यहीं पे होता है। आगे चल के जगन्नाथ ढाल यहाँ पे विद्रोह भी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। पलामू का चेरवंश, जैसे कि आपको बताया गया, रक्षेल जो दो शाखा में इसका स्थापना हुआ था, एक शाखा में था राजपूताना रोहतासगढ़ हुए जो कि आपको बताया गया था। तो यहाँ पे भी बताया गया कि चेरों के द्वारा इन्हें अपदस्थ किया गया था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी लास्ट में बताया गया है पलामू में जो है ना संस्थापक है वो भगवंत यहाँ पे राय होंगे, जो कि 16वीं शताब्दी में इसका स्थापना करेंगे चेरो वंश का। और इसी में बताया गया था कि मेदिनी राय जो है काफी इंपॉर्टेंट राजा के तौर पर हम लोग जानेंगे, जो कि औरंगजेब के समकालीन था। तो इस तरह से यहाँ पे इसके बारे में हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे, और मध्यकाल में पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं दिया गया। प्राचीन काल के अंतर्गत इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी मध्यकाल के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको बता दिए कि किस तरह से ये क्षेत्रीय राजवंश में कौन कौन से राजवंश थे। मुंडा राजवंश हुए जो कि आपका छोटा नागपुर में हुआ, छोटा नागपुर में अगला नागवंश हुआ, फिर पलामू में रक्षेल हुआ, सिंहभूम में सिंह वंश हुआ, रामगढ़ में आपका बागदेव सिंह के द्वारा एक राजवंश का स्थापना किया गया, खगड़िया राज हुआ, पंचेत राज हुआ, सिंहभूम हो गया, और पलामू का चीरवंश हो गया। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा। आप इसे डिटेल जो भी आपके पास किताब है उसको आप पढ़िए, तो चीजें जो है आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगी, और उसके साथ ही साथ आप लास्ट में MCQ भी बनाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे कितने प्रश्न आए। हमको जो दिखा वो हम यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर दिए, हो सकता है हमसे कोई प्रश्न छूट भी गया हो, तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, तो आपको पता हो गया होगा फनी मुकुट राय थे। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित हुआ, तो यहाँ पे क्यों यहाँ पे हुआ, तो दोईसा युद्ध में ये पराजित हुए थे, इसीलिए दोईसा से ये जो है राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी, तो अभी आपको बताया गया सिसिया। तो इस तरह से आप जो है तो किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उसका क्वेश्चन बना लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि कैसे यहाँ पे बहुत कम प्रश्न पूछा गया है आपका इस टॉपिक से, यानी इतिहास के इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है पिछले एग्जाम में यहाँ पे कम पूछा गया हो, लेकिन आने वाले समय में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत लंबे समय से ये खींचा जा रहा है। उम्मीद करते हैं इस बार ये एग्जाम जो है वो पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।